नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक, जाने माने विद्वान सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। सर एग्ज़ाम कंट्रोलर रहे हैं, सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं फिलॉसफी के। और आज हम सर से चर्चा करेंगे कि सर शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होने चाहिए और विद्यार्थियों को भी अपने आप में क्या सुधार करना चाहिए। सर आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर थोड़ा सा आप अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो विद्यार्थियों को दीजिए शिक्षा के लिए, कि शिक्षा में क्या क्या सुधार हो सकता है और विद्यार्थियों को भी अपने आप में क्या बदलाव लाने चाहिए। हम अपनी बात एक मंत्र से शुरू कर रहे हैं जी। अमंत्रको अक्षरो नास्ति न अनौषधिर वनस्पति अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत् दुर्लभा। कोई ऐसा भाव ये है कि कोई ऐसा वर्णमाला का अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र, कोई कविता, कोई श्लोक न बनाया जा सके। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता न हो, काबिलियत न हो। जी जी। आवश्यकता क्या है? ऐसे कवि, ऐसे विदग्ध, प्रबुद्ध लोगों को होना चाहिए, कवियों को, जो समझ गए किस वर्णमाला की स्तर से कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र बनेगा। ऐसे वैद्य विशारदों की जरूरत है जो समझ सकें कि किस औषधि में कौन सा, किस वनस्पति में कौन सा औषधीय गुण है। वैसे ही एक ऐसे शिक्षक की ज़रूरत है जो समझ सके कि किस विद्यार्थी में, किस पुरुष में किस प्रकार की काबिलियत है, कहाँ इसका उपयोग हो सकता है। जी जी जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पहले विद्यार्थी के इंटरव्यू ले करके उसके मनोभावों को समझा जाए कि किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। अपनी रुचि के क्षेत्र में अगर विद्यार्थी अध्ययन करेगा तो उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। रुचि आपकी है राजनीति में और आपको कहा जा रहा है आप कंप्यूटर इंजीनियर बनिए। जी। रुचि आपकी है प्रशासन में, तो आप कहा जाए अध्यापक बनिए। जी। रुचि अध्यापन में कहा जा रहा है कि आप खेती करिए। जी जी। तो ये जो मिक्स चीज़ें हैं, वो पहली ज़रूरत है काउंसलिंग की। शिक्षकों, शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर से उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में कामयाबी इनको मिल सकती है। जी। और काबिलियत विद्यार्थियों में, शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का विद्यार्थियों में जो टैलेंट, जो कैपेसिटी, जो क्षमता अंतर्निहित है, उसको वो प्रकाशित करें। जी। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है योग्य शिक्षक की, जिसके क्लास में बोरिंग ना हो। योग शिक्षा का पैमाना क्या है? योग शिक्षक के मानक हैं, पहली चीज़ तो अपने विषय का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बहुत से लोगों में ज्ञान होता है, अपनी बात नहीं कर पाते हैं। आता तो बहुत कुछ है, आता भी है, बहुत से लोग ऐसा जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी। तो दूसरी चीज़ है उनकी जो ओरेटर होने की, जो उनकी वक्ता होने की कला है, जी। व्याख्यान की कला है। लिसिडिटी होनी चाहिए, इसको कहते हैं स्पष्ट बोध। जो विचार हमारे मन में है उसको विद्यार्थियों के माइंड में इम्पार्ट कर सके, कि समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। ध्रुव से ध्रुव विषयों को सरल शब्दों में, सरल भाषा में जो प्रस्तुत कर सकें, एक दूसरा गुण अध्यापक का ज्ञान अपने विषय का और उसकी प्रस्तुतिकरण। जी जी। और तीसरा चीज़, विद्यार्थियों को अध्यापक से केवल एजुकेशन ऑफ ब्रेन ही नहीं मिलता है। शिक्षा के दो रूप हैं। एजुकेशन ऑफ ब्रेन जो डिग्री वाली शिक्षा है, जो क्लास में पढ़ाया, बात खत्म हो गई। दूसरा है एजुकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कैसे उनको संवेदनशील बनाएंगे समाज के प्रति, वो आपके आचरण से बनेगा। विद्यार्थी केवल अध्यापक से उसके ज्ञान का जो प्रस्तुतिकरण है, जो व्याख्यान है, वही नहीं सीखता है, उसके आचरण से भी शिक्षा लेता है। बिल्कुल। अध्यापक का रहन सहन, शैली, व्यवहार, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। जी जी जी। अगर अध्यापक एरोगेंट है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो विद्यार्थी क्या सीखेगा उससे? यही सीखेंगे। यही बात मैं कुलपतियों के लिए भी कह रहा हूँ। अगर वाइस चांसलर अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो अध्यापक उससे मिलने जाएंगे डरे हुए या उनको बेइज्जती करके भगा देगा, तो क्या सीखेगा? प्रोफेसर क्या सीखेगा इस वाइस चांसलर से? सही कह रहे हैं। वही बात विद्यार्थियों का, अध्यापक से क्या सीखेगा अगर अध्यापक एरोगेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ तो तीसरा मॉडल ये है कि उसका आचार विचार के साथ आचरण भी ठीक होना चाहिए। और लास्ट चीज़ है
ए टीचर मस्ट बी ए लवर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके मन में अपने विद्यार्थियों पर दिल से, हृदय गहराइयों से प्रेम हो, स्नेह हो, ताकि वो उनके, जब विद्यार्थियों के प्रति हमारे अंदर में स्नेह होगा, कोई पुस्तक हम लिख रहे हैं, कोई लेक्चर बना रहे हैं, जब होगा कि अच्छे इनको मतलब अच्छा रिजल्ट लावे ये, तो हम काफ़ी मेहनत करके पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक उदाहरण देते हैं प्रोफेसर AC मुखर्जी का। AC मुखर्जी साहब को पद्मश्री या पद्म भूषण मिला था, फिलासफी के थे, और वो सुबह किसी से मिलते नहीं थे। 8 बजे से 10 बजे तक लेक्चर तैयार करते थे अपना 2 घंटे, और 11 बजे क्लास लेने जाते थे। वहाँ जब जाते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था, किसी विद्यार्थी कोई किताब कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, चाहे वो IAS बैठ रहे हों, चाहे प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उनकी किताब भी है, सेल्फ थॉट एंड रियलिटी, उनके लेक्चरों का वो है। तो ये अध्यापक का होता है। अध्यापन एक तपस्या है, साधना के बिना ना कोई अच्छा अध्यापक हो सकता है, ना वैज्ञानिक हो सकता है, ना दार्शनिक हो सकता है, ना नेता हो सकता है। साधना, तपस्या, प्रैक्टिस ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है, बार बार साथ प्रयास करना। तो शिक्षक होना एक बड़ा तपोमय जीवन है। जब तक शिक्षा, इसलिए हमारे यहाँ शिक्षक को पश्चिम के मॉडल में गुरु कहा गया। जी जी जी। और गुरु कितनी बड़ी महिमा गाई गई है, बहुत। इसको यहाँ बताने की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो शिक्षक को अपने गरिमा को खुद ध्यान रखना चाहिए। पहली जिम्मेदारी मैं शिक्षक को मानता हूँ, स्वयं शिक्षक रहा हूँ। अगर शिक्षक अच्छा पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी अपने आप आएंगे। जी जी। दूसरी चीज़ परिवार, परिवार को भी चाहिए कि विद्यार्थियों को प्रेरित करे, क्योंकि वो आज का जो मॉडल शिक्षा का है, पहले तो गुरुकुल होते थे, आज हमारे साथ 2 घंटे 3 घंटे हैं, 24 घंटे समाज में हैं या परिवार में है। जो समाज का वातावरण ठीक नहीं होगा परिवार का, तो हम कितना 2-3 घंटे में क्या बता देंगे उनको, लेकिन प्रभाव उसका पड़ता है। तो मेन चीज़ यही है कि कोई सिद्धांत नहीं बताना है, प्रैक्टिकली इसको करना होगा। जी। शिक्षकों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का बोध होना चाहिए, अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि आपके ऊपर लोगों ने, समाज ने एक व्यवस्था दिया है कि उसको आप ही देखेंगे। यहाँ हम किसी राजनीति को दोषी नहीं मानते हैं, राजनीति जो कर रहे हैं उनको करने देखने, आप क्या कर रहे हैं आप देखिए अपना ना। और जो नियोक्ता हैं, नियुक्त करने वाले लोग हैं, उनकी इनसे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अगर रद्दी शिक्षा तो आए कैसे यूनिवर्सिटी में? सही बात है। अगर रद्दी पढ़ा नहीं सकते हैं, पेपर नहीं बना सकते हैं, कॉपी नहीं जा सकते, तो आए किस लिए? ड्यूटी नहीं कर सकते, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा रहता है शिकायत की, जो शिक्षकों में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। मैं शिक्षक बंधुओं से कहता हूँ कि आप आलोचना करिए, आप जी जी अपने खुद सोचिए, आप कितना बड़ा दायित्व आपका है, समाज को सुधारना है आपको। आप किसी नेता की पट्टीदारी क्यों करते हैं कि जो कर रहा है मैं भी करूँ वही? आप कोई माफिया 50 लाख की गाड़ी में चल रहा है तो वही आप पट्टीदारी करेंगे, उसी को नकल करेंगे आप। आपकी नकल समाज करे। यहाँ पर शिक्षक को किसी पद के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। अगर पद के लिए दौड़ना है तो IAS बैठिए और काबिल हो, निकल जाइए आप, राजनीति में जाइए। शिक्षा क्षेत्र में आ गए हैं, यहाँ पर प्रोफेसर SC देव इंग्लिश के प्रोफेसर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए। उन्होंने खड़े होकर कहा, पंडित जी मुझको बुला लिए होते आप? तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली चीज़ तो ये है, हिम्मत नहीं है मैं आपको बुलाऊं। अच्छा। इतने बड़े विद्वान थे इंग्लिश के। और दूसरी चीज़ मैं बुलाता शायद आप आते भी नहीं। जी जी जी। ये हमारे यूनिवर्सिटी की विरासत रही, परंपरा रही। शिक्षक किसी के पास जाने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल, मतलब सबको आपको जो मिल रहा है, भगवान ने जो आपको दिया है उसमें संतोष करिए और अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। ये शिक्षकों के लिए, ये शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। शिक्षक की कमियों को न देखिए आप। एकलव्य की कहानी आप पढ़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उनकी मूर्ति बना करके धनुर्विद्या में बहुत काबिल हुआ आदमी। जी जी जी, एकलव्य। बिल्कुल। तो आप एकलव्य का नकल करिए। विद्यार्थी, अध्यापकों के लिए तो मैं कही चुका हूँ, लेकिन आप हमारी कमियों को न देखिए, आप अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। और आपका कर्तव्य केवल विद्याध्ययन है, और विद्याध्ययन मतलब रटंत विद्या नहीं। समझिए उसको, प्रॉब्लम को, और उसमें देखिए समाज का क्या भला हो सकता है। जो इथिक्स पेपर चौथा आता है, जिसे आपने चर्चा किया, वो इसीलिए आता है कि प्रशासन में जा करके इसको ठीक कैसे करेंगे आप। सही बात। इथिक्स प्रयोग कैसे करेंगे आप? इथिक्स इसलिए रखा गया है। कांट का है, गीता का है, जॉन रॉल्स का है, मिल का है, बेंथम का है, या जो बौद्ध का है, जैन के जो विचारधारा है, उसका सामाजिक जीवन में उपयोग कैसे करेंगे आप। जी जी, ये मतलब है व्यवहार में। समस्याओं के समाधान में क्या इससे आपको सहायता मिलेगी? कानून के भय से कोई समाधान करना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। दंडात्मक कार्रवाई डरवा करके सफलता प्राप्त करना, आपको, हमारी शासन को, सरकार को जनता के दिलों पर राज करना चाहिए। जी बिल्कुल। स्वसंकल्पित हो कि हम सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता कह दे ऐसा। जी जी सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
और सर का मैं फिर से बता दूं, सर का कि यूट्यूब चैनल है सर के अनुशीलन। अनुशीलन नाम है, अनुशीलन। मैं लिंक दे दूंगा इनके यूट्यूब चैनल की, वहाँ पर आप लोगों को सभी क्षेत्र में सर के जो महत्वपूर्ण विचार हैं, सर से आप लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर के, फिलॉसफी से संबंधित है, गीता से संबंधित है, गीता किस तरीके से नहीं, इथिक्स का जो भी प्रॉब्लम है, हाँ 4th पेपर जो है जी। उससे संबंधित हमने काफ़ी बातें उसमें कही हैं। अच्छा, YouTube अगर में। किसी को कहा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जी। तो उस पर कमेंट भी लिख सकता है, उसको पूछ सकता है, उसको मैं अगले वीडियो में जवाब भी दे दूँगा। जी जी, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा।